एक समय की बात है। किसी जंगल के किनारे मंगल नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो रोजाना सुबह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर शाम को वापस लौटता। एक दिन उसकी बेटी सुगंधा उससे बोली, बाबा, आपने कहा था आप मुझे जंगल दिखाने ले जाओगे, पर आप मुझे अभी तक जंगल दिखाने नहीं ले गए। हाँ, कहा तो था, पर बिटिया जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है और वहाँ शेर भी रहते हैं। देखो न माँ, बाबा हमेशा मुझे ऐसे ही टाल देते हैं। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। आज तो तुम इसे जंगल ले ही जाओ, नहीं तो सारा दिन मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। अच्छा ठीक है बिटिया, आज तू भी जंगल देख ले, पर अपना ध्यान रखना बिटिया, अपने बाबा के साथ ही रहना। माँ तुम चिंता मत करो, मैं बाबा के साथ ही रहूंगी। सुगंधा खुशी खुशी अपने बाबा के साथ जंगल चली जाती है और चलते चलते दोनों बातें करने लग जाते हैं। बाबा, आप रोज जंगल आते हो क्या? आपने यहाँ कभी जंगली जानवर नहीं देखे? देखे हैं, मगर रात में, और अब तो मैं इतना सतर्क रहता हूँ कि जानवरों की आवाज सुनकर इस जंगल से बाहर आ जाता हूँ। अच्छा, फिर तो हमें जंगल में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ना बाबा? हाँ बिटिया। कुछ देर बाद सुगंधा और मंगल दोनों जंगल पहुँच जाते हैं। सुगंधा तुम यहीं बैठो, मैं लकड़ी काट लेता हूँ। हाँ, ये जंगल कितना खूबसूरत है ना बाबा? बेटी, ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खूंखार और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। बाबा, मुझे प्यास लगी है, मैं वो सामने नदी से पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना, अक्सर जंगली जानवर नदी पर पानी पीने आते हैं। तुम्हें जैसे ही कोई जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे तो लौट आना। ठीक है बाबा। सुगंधा नदी से पानी पीने लगती है और कुछ देर पानी पीने के बाद नदी के किनारे ही एक पत्थर पर बैठ जाती है और जंगल की खूबसूरती को निहारने लगती है। तभी नदी के उस पार एक शेर पानी पीने आता है। वो सुगंधा को देखता है और उसके सौंदर्य को निहारता रहता है। कितनी सुंदर कन्या है ये। क्या हो रहा है गुरु? ये तुमने क्या किया? तुम्हारी आवाज सुनकर वो सुंदरी भाग गई। माफ कर दो गुरु, मुझे क्या पता था वो डर जाएगी। अब क्या करूं? मुझे वो सुंदरी बहुत अच्छी लगी थी, अब वो मुझे कैसे मिलेगी? करना क्या है? अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है तो उसके पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांग लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई इंसान भला अपनी लड़की की शादी एक शेर से कैसे करवा सकता है? अरे गुरु, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। इंसान कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, शेर के सामने कमजोर ही रहता है। तो क्या वो लड़की सचमुच मेरी पत्नी बन सकती है? आप हाँ तो बोलो। हम सब जंगली जानवर आपके साथ उस लड़की के घर चलेंगे, फिर देखते हैं वो लड़की आपके साथ शादी कैसे नहीं करती। ठीक है, फिर तुम जंगल के सभी खूंखार जानवरों को अपने साथ ले चलो। लोमड़ी ने जंगल में एक सभा बुलाई और सारे जंगली जानवर उस सभा में एकत्रित हो गए। हमारे महाराज शेर को एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया है और ये उससे शादी करना चाहते हैं। इंसान की शादी एक शेर से? क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। तो फिर ठीक है, ये बात तय हो गई कि हम सब जानवर शेर महाराज की शादी का प्रस्ताव लेकर लकड़हारे के घर कल सुबह ही पहुंचेंगे। नहीं नहीं, अगर हम सब जानवर एक साथ लकड़हारे के घर पहुंचे तो वो हमें देखकर डर जाएंगे। बेहतर यही होगा कि शेर महाराज स्वयं अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर जाए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सभी जंगली जानवरों ने हाथी की बात पर सहमति जताई और तय हो गया कि शेर महाराज अपना रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह शेर और लोमड़ी लकड़हारे के घर पहुंचे। लकड़हारे के परिवार ने शेर को देखा और वो डर कर कांपने लगा। डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है, शेर महाराज तुम सबको कुछ नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या मेरी बेटी से शादी? हाँ, उस दिन जंगल में मैंने तुम्हारी बेटी को देखा था और मैं इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे जंगल की महारानी बनाकर रखूंगा। इसकी बातों को सुनकर सुगंधा डर जाती है। मंगल भी घबरा जाता है, पर उस वक्त अपने होश पर काबू रखना उसकी जरूरत थी। उसे अपनी बेटी को शेर से बचाना था। ये क्या मुसीबत है? अब मैं शेर से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मुझे इसी वक्त कोई तरकीब सोचनी होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। यही तरीका है अपनी बेटी सुगंधा को बचाने का। सुनो जी, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे सामने शेर खड़ा है, जल्दी कुछ करो, अपनी बेटी को बचाओ, कुछ सोचो। मुझे उपाय मिल गया है, तुम परेशान मत हो। बाबा,
मुझे शेर से डर लग रहा है। शेर महाराज, आपने तो खुद देखा है कि मेरी बेटी आपसे कितना डरती है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप डरावने दिखते हैं, पर आप इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आप अपने दांत और नाखूनों का त्याग कर देते हैं तो मैं आपको अपना दामाद स्वीकार कर लूंगा। मंगल की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया और वो लोमड़ी के साथ वापस जंगल आ गया। शेर ने लौटकर सारी बात जंगली जानवरों को बताई। महाराज, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको देखकर तो जंगली जानवर भी डरते हैं, फिर वो तो एक बेचारी लड़की है। वो आपके तेज नुकीले दांत और नाखून देखकर तो डर ही जाएगी ना। महाराज, अगर आपको उस लड़की से शादी करनी है तो आपको अपने दांत और नाखूनों को त्यागना ही होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम सब मिलकर मेरे नाखून और दांत तोड़ दो। उस दिन सभी जंगली जानवरों ने मिलकर शेर के दांत और नाखून उखाड़ दिए। शेर दर्द से चिल्ला रहा था, पर शेर भी सच्चा आशिक था। उस लड़की के लिए उसने अपने सारे नाखून और दांत उखड़वा दिए। अगली सुबह शेर और लोमड़ी वापस लकड़हारे के घर पहुंचे। अब मैं अपने दांत और नाखून दोनों त्याग कर आया हूँ। अब तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मंगल ने शेर को अच्छी तरह से जांचा कि कहीं उसके कोई नाखून या दांत रह तो नहीं गया है। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और शेर को पीटने लगा। ये देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई। अरे, मैं तो तुम्हारी बेटी के लिए अपने नाखून और दांत त्याग कर आया था, फिर तुम मुझे पीट क्यों रहे हो? अरे, वो शेर ही किस काम का जिसके नाखून और दांत ही ना हो। अब तुम नाम के ही शेर रह गए हो। अब तुम ताकतवर नहीं हो। यहाँ से भाग जाओ वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और सुगंधा और उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हिम्मत न हारकर हमें अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए, जैसा लकड़हारे ने किया। किसी समय की बात है, मगध देश में राजा भानु प्रताप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम रंभा था। राजा भानु प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था जब महारानी रंभा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महाराज, राजपुरोहित जी पधारे हैं। प्रणाम राजपुरोहित जी, आप बहुत ही शुभ समय पर आए हैं। महाराज, कन्या के जन्म की बधाई हो। राजपुरोहित जी, हम चाहते हैं आप हमारी कन्या को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज, मेरा आशीर्वाद तो इस कन्या के साथ सदैव ही रहेगा। हम इस कन्या को शैफाली नाम देते हैं। पर ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हुआ पुरोहित जी, आप शंका में क्यों पड़ गए? महाराज, आपकी कन्या की कुंडली में नाग के साथ शादी का योग है, जिसे टालना असंभव है। क्या नाग से शादी? पुरोहित जी, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, यदि बाल रूप में ही आपकी कन्या का विवाह किसी नाग के बच्चे से करवा दिया जाए तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़ेगी और उसके पश्चात आप उस नाग को जंगलों में छुड़वा देना। फिर कोई घबराने की बात नहीं होगी। राजपुरोहित के कहने पर राजा भानु प्रताप एक सपेरे को बुलाते हैं। देखो, ये बात यदि तुमने राज्य में किसी से भी कही तो तुम्हारी गर्दन अलग करते हमें देर नहीं लगेगी। तुम्हें जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा ही तुम्हें करना है। महाराज, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा। राजा भानु प्रताप और सपेरे की सारी बातें नाग का बच्चा सुन और समझ रहा था। राजपुरोहित भानु प्रताप की कन्या का विवाह उस नाग के बच्चे के साथ करवा देते हैं। उसके पश्चात वह सपेरा अपने झोले में नाग के बच्चे को लेकर वहां से दूर जंगल की ओर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और समय के साथ राजकुमारी शैफाली बड़ी हो जाती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी शैफाली की सुंदरता की खबरें दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी, इसलिए अब राजकुमारी के विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे। क्या हुआ महाराज, इतने सारे पैगाम किसने भिजवाए हैं? रानी रंभा, हमारी बेटी शैफाली के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने अपने युवराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारी पुत्री शैफाली अपने लिए स्वयंवर चुने, इसलिए हमें राजकुमारी शैफाली के विवाह के लिए स्वयंवर रखना चाहिए। आपका विचार अति उत्तम है रानी रंभा। हम आज ही राजकुमारी शैफाली के स्वयंवर की व्यवस्था करते हैं।
आओ राजकुमारी शेफाली, हम आपके बारे में ही वार्तालाप कर रहे थे। हमने आपके विवाह के बारे में विचार किया है और हम चाहते हैं कि आपका स्वयंवर रचा जाए, जिसमें दूर दूर से वीर और महान योद्धा शामिल हों। पुत्री, तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? पूछिए माताजी, पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं। आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वह उत्तम ही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर हम आज ही सेनापति को कहकर आपके स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर देते हैं और किसी अच्छे मुहूर्त में हम ये शुभ कार्य संपूर्ण कर देंगे। माताजी, पिताजी, हमें महल में बहुत उदासी सी लग रही है। हम कुछ देर अपनी सखी चंद्रिका के साथ नगर में घूम कर आना चाहते हैं। हाँ हाँ पुत्री, जरूर जाओ, पर शाम होने से पहले लौट आना। राजकुमारी शेफाली शिकार पर चली जाती है। वो अपने रथ पर अपनी सहेली चंद्रिका के साथ नगर में घूम रही थी। तभी नगर में कोहराम मच गया। भागो भागो, सब यहाँ से भागो, नहीं तो वो विशालकाय राक्षस हम सबको खा जाएगा। वो इसी ओर आ रहा है, उसने सब तरफ कोहराम मचा दिया है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह चबा कर खा रहा है। राजकुमारी शेफाली, हमें वापस महल लौट जाना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डरो नहीं चंद्रिका, हम इस देश की राजकुमारी हैं। हम ऐसे मुसीबत से डरकर पीठ नहीं दिखा सकते। तभी वह राक्षस राजकुमारी शेफाली के रथ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम, जो इस तरह नगर के लोगों को डरा रहे हो? ओहो सुंदरी, तुम तो देखने में अति सुंदर हो। तुम्हें तो मैं अपनी प्रिय रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस देश की राजकुमारी के सामने खड़े होकर इस तरह की बात करो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं। राजकुमारी शेफाली जैसे ही राक्षस पर तीर से वार करने लगती है, वह राक्षस वहां से ओझल हो जाता है। राजकुमारी शेफाली, लगता है राक्षस आपसे डरकर भाग गया। चंद्रिका, हमेशा याद रखो, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा मत करो। और जितना हम जानते हैं, वह राक्षस हमसे डरकर भागने वालों में से नहीं है। वह जरूर कोई षड्यंत्र रच रहा है। हमें चौकन्ना रहना होगा। राजकुमारी शेफाली महल आकर सारी बात राजा भानु प्रताप को बताती है। राजा भानु प्रताप महल की सुरक्षा के लिए पूरे महल में पहरा लगवा देता है। राजकुमारी शेफाली के स्वयंवर का दिन नजदीक आ गया था। महल में स्वयंवर की पूरी तैयारियां चल रही थी। एक सुबह, भाइयों, इतने समय बाद नगर में एक सपेरा आया है। चलो चलो, हम ये खेल देखते हैं। आओ भाइयों आओ, देखो इन सब सांपों को देखो, एक से एक कमाल दिखाते हैं ये। मेरी बीन की धुन पर नाचते हैं ये। वह सपेरा सारा दिन नगर में खेल दिखाता रहता है। उसे ऐसा करते शाम हो जाती है। बड़ी देर हो गई, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रात भी होने वाली है। आज पहली बार इस नगर में आना हुआ है। भैया जब जिंदा थे तब वही इस नगर में आते थे, फिर अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया। पिछले 20 साल से मैं सपेरे का काम कर रहा हूं, पर हमेशा भैया ने मुझे इस नगर में आने के लिए मना किया था। मुझे तो इस नगरी में ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि यहां पर आने की कोई पाबंदी हो, बल्कि मेरी तो अच्छी कमाई हो गई है। कहीं रात गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। उस रात वह सपेरा नगर में ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके सो जाने के पश्चात एक नाग उसके झोले से बाहर आता है। ये तो वही नगर है जहां पर आज से 20 वर्ष पूर्व जब मेरा विवाह इस नगर की राजकुमारी के साथ करवाया गया था। मुझे सब कुछ याद है। पता नहीं मेरा मन क्यों एक बार राजकुमारी को देखने की इच्छा में है। रात का वक्त है, इस वक्त तो वो सो रही होगी। एक बार मैं दूर से ही देख कर आता हूँ। अगर मैं नजदीक आया तो वो मुझे देखकर डर जाएगी। वह नाग रात के अंधेरे में महल के अंदर पहुंचता है। वो राजकुमारी के कक्ष को ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई बचाओ, ये राक्षस हमें जबरदस्ती ले जा रहा है। उस दिन तो मैं चला गया था, पर तुम्हारी सुंदरता मैं नहीं भूल पाया, और मुझे पता चला कि कल तुम्हारा स्वयंवर है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिवा किसी और की पत्नी बनो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। उसके पश्चात मैं तुमसे विवाह करूंगा। वह राक्षस सबको मारता काटता राजकुमारी शेफाली को उठाकर भागने लगता है। मैं कहता हूँ मेरी पुत्री को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। मेरा नाम धूमकेतु राक्षस है, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मेरे होते तुम राजकुमारी शेफाली को कहीं नहीं ले जा सकते। लो, बच सकते हो तो बचो मेरे विष के वार से।
उफ, ये विष की दुर्गंध तो मेरे होश उड़ा रही है। रोको इसे, ये दुर्गंध मेरी जान ले लेगी। ये दुर्गंध तभी समाप्त होगी जब तुम राजकुमारी शेफाली को छोड़ दोगे। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरे डंक से बचकर दिखाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे नुकीले डंक ने मेरे शरीर को घायल कर दिया है। मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। पर जाने से पहले मैं एक बार ये जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने राजकुमारी शेफाली की मदद क्यों की? राजकुमारी शेफाली मेरी धर्मपत्नी है। बचपन में इनका और मेरा विवाह हुआ था, इसलिए अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है नागराज। आज तक मैं यही सोचता था कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पर आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मुझे सबक मिल गया है कि कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मनुष्य रूप प्रदान करता हूं। आज के बाद तुम नाग रूप से मुक्त हो जाओगे और एक मनुष्य रूप में आ जाओगे। राक्षस वहां से गायब हो जाती है और देखते ही देखते वह नाग एक सुंदर युवक का रूप ले लेता है। पिताजी, माताजी, क्या ये सच है कि ये मेरे पति हैं और बचपन में नाग रूप में इनसे मेरा विवाह हुआ था? ये सत्य है पुत्री, ये तुम्हारा पति है। राजा भानु प्रताप राजकुमारी शेफाली को सारी बात बताता है। पिताजी, आज इन्होंने मेरी रक्षा करके अपना पति धर्म निभाया है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें अपना पति मानकर अपना पत्नी धर्म निभाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी शेफाली, आज तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। और फिर राजा भानु प्रताप और रानी रंभा धूमधाम से राजकुमारी शेफाली और उस युवक का सभी विधि विधान से पुनर्विवाह करवाते हैं और खूब धन धान्य देकर खुशी खुशी विदा करते हैं।